आज हम उन घटनाक्रमों की बात करेंगे जो 1764 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक भारत में घटित हुए और इस घटनाक्रम के परिणाम के रूप में भारत के भविष्य को या भारत की नियति को बदल के रख दिया। कहने का मीन्स यहां पर यह है कि ये जो घटनाएं हैं ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने आगे चल करके भारत के भविष्य का निर्माण किया। भारत के चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं इन सभी घटनाओं के माध्यम से। तो 1764 ईस्वी में पहली घटना घटित होती है जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध के बाद में जब पूरी तरीके से बक्सर का युद्ध होता है तो अब बंगाल का जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है ये अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद में 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन लगाया जाता है। 1765 से 72 के ईस्वी के मध्य में बंगाल में द्वैध शासन का काल रहता है और 1770 ईस्वी में बंगाल में एक अकाल पड़ता है जिसे बंगाल का भीषण अकाल के नाम से जाना जाता है और 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किया। आज का पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। देखिए 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध की अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो बक्सर का युद्ध होने से पहले 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। 1757 ईस्वी में 23 जून को, डेट भी याद रखिएगा, 23 जून प्लासी का युद्ध होता है और इस प्लासी के युद्ध में दो लोगों के मध्य में युद्ध लड़ा गया। एक सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, एक साल पहले ही बंगाल के नवाब बने थे, और दूसरा व्यक्ति था अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसके सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया था या इनके जो विरोधी थे उनको अपने गुट में शामिल कर लिया। जब अपने गुट में शामिल कर लिया उनको प्रलोभन दिया कि बंगाल का अगला नवाब आपको बनाया जाएगा, आप क्या कीजिए, अंग्रेजों का साथ दीजिए। अब सत्ता का जो लोभ होता है, जो लालच होता है, वो हर व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार कर देता है। मीर जाफर जो थे वो इसी लालच में आकर के अंग्रेजों की तरफ चले गए और जब प्लासी के मैदान में इनकी सेना पहुंची तब क्या हुआ कि वो सिराजुद्दौला के साथ न मिलकर के अपनी सेना वापस ले जाते हैं और इनका युद्ध होता है इसके साथ में, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो ये युद्ध हार जाते हैं और जब युद्ध हारते हैं तो ये यहां से भागना शुरू करते हैं। सिराजुद्दौला साहब ये आगे आगे भाग रहे हैं और ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। आगे आगे भाग रहे हैं, सिराजुद्दौला एक गाना गाते हैं और कौन सा गाना गाते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और इधर पीछे पीछे ये इनके पीछे भागते हैं, कहते हैं ठहरो जरा ठहरो, अभी क्या हुआ है। तो दोनों लोगों ने गाना गाया। यहां से भाग करके ये अवध चले जाते हैं और अवध में इनकी हत्या मीरन के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है मीर जाफर को। और मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। लेकिन बाद में इसको भी क्या कर दिया जाता है? 1760 में अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी कि इसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है। और इसके सत्ता परिवर्तन को कह लीजिए या जब इसको बंगाल के नवाब के पद से हटाया गया तो एक इतिहासकार हुए उस समय पे जिनका नाम था वेंसीटार्ट, और वेंसीटार्ट ने बंगाल में हुए इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। हम इसे क्रांति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि राजा को हटाने में या सत्ता परिवर्तित करने में जनता की कोई भागीदारी इसमें नहीं थी। जनता ने इसमें कोई भाग नहीं लिया, इसीलिए यह क्रांति नहीं है। केवल एक सत्ता परिवर्तन था जो एक व्यक्ति के हाथों से लेकर के दूसरे व्यक्ति के हाथों में दे दिया गया। यहीं से शुरू होती है बक्सर के युद्ध की कहानी शुरू। यानी कि अब बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि यहां से शुरू होगी। कैसे? मीर जाफर के बाद में अगला नवाब बनाया जाता है मीर कासिम को। और मीर कासिम इतना दूरदर्शी सोच का व्यक्ति था, इसको पता था कि जब सिराजुद्दौला और मीर जाफर इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर दूंगा। तो इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी राजधानी परिवर्तित की। क्या की? राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन में अब ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गए? मुंगेर ले गए। मुर्शिदाबाद से कहां चलेगी राजधानी? अब मुंगेर, जो आज के बिहार में पड़ता है। पहले पूरा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। और दूसरा काम यह किया कि इन्होंने अपनी सेना का गठन यूरोपीय मॉडल पर किया। सेना का गठन यूरोपीय मॉडल पर किया।
आधुनिक हथियारों से लैस सेना बनाई इन्होंने। मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस किए, जो अंग्रेजों के विश्वास पात्र लोग थे उनको इसने क्या किया, अपने सत्ता से दूर रखा। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि मीर कासिम भी अंग्रेजों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। तो मीर कासिम को यहां से हटा दिया जाता है और हटाने के बाद में वापस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। अब मीर कासिम यहां से भाग के चला जाता है अवध। अवध का आपने नाम सुना होगा, आज का लखनऊ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम अवध के नाम से जानते हैं। अवध में पहले से ही हमारे मुगल सम्राट, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, वो पहले से ही शरण लेके बैठे थे। और उस समय बंगाल के अवध के जो नवाब थे उनका नाम था शुजाउद्दौला। और तीसरे व्यक्ति कौन पहुंच जाते हैं, मीर कासिम। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि यार अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है अंग्रेजी सेना का मुकाबला ना कर पाए। अगर हम तीनों की सेना एक हो जाए और हम तीनों एक साथ अंग्रेजों से लड़ें तो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने में हमें बहुत आसानी होगी। यही प्लान जैसे ही किसको पता चला, रॉबर्ट क्लाइव को। उस समय तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन चुके थे, पहले ये सेना नायक थे। और 1759 ईस्वी में, मैं लिख देता हूं यहां पर, 1759 ईस्वी में इनको क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। पहले गवर्नर नहीं थे प्लासी के युद्ध के समय पे, ये बात याद रखना। अब ये गवर्नर हो गए। गवर्नर हो गए तो अब बक्सर का जो युद्ध हुआ ये दो लोगों के बीच में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। इसे हम संयुक्त गठबंधन कहते हैं, यानी कि तीन लोगों का संयुक्त गठबंधन। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था, हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो किसका सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति था। अब इस युद्ध में ये तीनों लोग हार जाते हैं और हारने के बाद में मीर कासिम को तो बना देते हैं ये मुर्गा कि भाई तेरे से तो हमें संधि करनी ही नहीं है। तो जाओ दौला से पूछते हैं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी जो तुम इस युद्ध में शामिल हुए, और एक इनसे पूछते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बंगाल में एक संधि होती है, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि को भी आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तो जब इस युद्ध में ये हार जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया जाता है। शुजाउद्दौला ने कहा कि मुझे इलाहाबाद और कड़ा के आसपास का क्षेत्र मिले, वो क्षेत्र इनको दिया गया। शाह आलम द्वितीय को वापस भेज दिया गया और शाह आलम द्वितीय ने इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। यानी कि अब यहां से राजस्व एकत्रित करने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो अधिकार थे किसको मिल गए, कंपनी को। और भारतीय इतिहास में यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने कंपनी की सर्वोच्चता को भारत में स्थापित किया। यहीं से भारत के भविष्य के निर्माण की शुरुआत होती है। ये वो प्रारंभिक बिंदु था जहां से अंग्रेजों की सत्ता भारत में प्रारंभ होती है। अब बंगाल इस युद्ध के बाद में भारत के कंट्रोल में आ जाता है। क्लियर है यहां तक बक्सर का युद्ध। दूसरी घटना घटती है इसके परिणाम के रूप में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है। अब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि में दो बार ये संधि होती है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसने प्रदान किए, तो शाह आलम द्वितीय ने। ये उस समय कौन थे, ये मुगल सम्राट थे। कौन थे ये, मुगल सम्राट थे, और इन्होंने इनको दीवानी अधिकार प्राप्त कर दिए। अब कंपनी को ये अधिकार मिल गया पूरे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में कि जितना रेवेन्यू वहां से एकत्रित होगा उस पूरे रेवेन्यू पर किसका अधिकार होगा, कंपनी का अधिकार होगा। तो अब कंपनी यहीं से राजस्व संग्रह करता है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर की भूमिका में आ गई। और जब कोई व्यक्ति पैसे से आगे बढ़ता है तो उसकी ताकत भी बढ़ती है, उसकी और इच्छाएं भी बढ़ती हैं, सत्ता को ग्रहण करने के भाव उसके मन में जागृत होने लगते हैं। और यहीं से कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद की संधि के तहत एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नजमुद्दौला। अब मीर जाफर के बाद में बंगाल का अगला नवाब कौन बनाया गया, नजमुद्दौला को बनाया गया। नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना और ये काफी कम उम्र का बच्चा था, यानी कि बहुत ही कम आयु में, अल्प वयस्क नवाब। इसके साथ में भी इलाहाबाद की संधि की। तो इनको तो बना दिया प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि अब राजा कौन रहेगा, नवाब कौन रहेगा, नजमुद्दौला। लेकिन उसके पीछे से प्रशासनिक और दीवानी कार्यों को कौन देखेगा, दीवानी कार्य आ गए कंपनी के हाथ में। पैसे का पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में है और जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे नजमुद्दौला साहब देखेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया ताकि बंगाल की जनता विद्रोह ना कर दे। और अभी अंग्रेज बंगाल में इतने तैयार नहीं थे कि वो किसी भी बड़े विद्रोह को झेलने की
उसमें हों। अब दूसरी बात आती है इलाहाबाद की संधि के बाद में बंगाल में द्वैध शासन। तो जब नजमुद्दौला को शासक बनाया, अभी मैंने आपको बताया था, द्वैध शासन का मतलब होता है कि रॉबर्ट क्लाइव इस समय गवर्नर थे। तो दो तीन सवाल यहां से बनते हैं कि बंगाल के द्वैध शासन के समय या द्वैध शासन किस गवर्नर के समय पे लागू हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय पे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में यह व्यवस्था शुरू की थी और व्यवस्था का स्वरूप क्या था कि कंपनी को दीवानी अधिकार दिए गए। दीवानी अधिकार का मतलब फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सारे पावर किसके पास आ गई, कंपनी के पास। और नवाब को निजामत के कार्य सौंपे गए। निजामत का मतलब होता है कि जो कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संभालने की जिम्मेदारी नवाब की थी। और पीछे से दीवानी अधिकार किसके हाथ में थे, तो रेवेन्यू, पूरा पैसा बंगाल का किसके कंट्रोल में चला गया, कंपनी के। अब वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में, जिम्मेदारी नवाब पर। पैसा जिसके पास होगा, रियल हीरो वही है। रॉबर्ट क्लाइव ने पैसा अपने कंट्रोल में ले लिया, बाकी चीजें किसके ऊपर छोड़ दी, नवाब के ऊपर, के बाकी चीजें आप संभालो। अब इस घटना के बाद में क्या क्या होता है, देखो 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन का काल रहता है। एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन कब से कब तक, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये लगाया गया और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हटाया गया। इसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार, यानी कि इसका परिणाम जो हुआ वो बंगाल में ये हुआ कि अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोग रिश्वत लेने लगे, प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई, कंपनी बिना प्रशासनिक जिम्मेदारी के राजस्व दोहन करती रही। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर कोई कंडीशन खराब होती है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं किसी क्षेत्र में, तो वहां कंपनी अपने हाथ क्या कर लेती थी, पीछे खींच लेती थी और सामने नवाब को कर देती थी। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ने लगा, कर का भार बढ़ने लगा। तो ये कुछ परिणाम है इस द्वैध शासन के, जो 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल की जनता ने झेला और लोगों से काफी ज्यादा टैक्स एकत्रित किया गया। और टैक्स के चक्कर में लोगों का इतना आर्थिक शोषण हुआ कि इसके परिणाम के रूप में एक इतना भयंकर अकाल भारत में पड़ता है जिसमें लगभग 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है। तो बंगाल का भीषण अकाल 1770 ईस्वी में पड़ता है। कब पड़ता है, 1770 ईस्वी में, जिसे हम ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। तो बंगाल का भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल का परिणाम क्या हुआ कि इसमें लगभग 1/3 जनसंख्या, 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है। बहुत बड़ा अकाल माना जाता है भारत में। ये इतना शोषण हुआ था लोगों का। कंपनी की राजस्व नीतियां इसका सबसे प्रमुख कारण थी। अनाज की जमाखोरी हुई, प्रशासनिक उपेक्षा। प्रशासनिक उपेक्षा का मतलब कंपनी ने जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और द्वैध शासन की विफलता इस अकाल से क्या होती है, लोगों के सामने आती है। अब आगे चल करके एक चीज और याद रखना कि बंगाल का जो भीषण अकाल था, इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे। इस समय गवर्नर बन के आए थे जॉन कर्टियर। कौन थे गवर्नर, जॉन कर्टियर, जो 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रहते हैं। क्लियर है। तो ये आपके जॉन कर्टियर नवाब थे, इस सॉरी गवर्नर थे। उसके बाद में 1772 ईस्वी में द्वैध शासन की समाप्ति की जाती है। तो जिस समय द्वैध शासन को समाप्त किया गया वो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग आए थे गवर्नर बनके, लेकिन बाद में इनको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, इसलिए ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। कौन बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो अब द्वैध शासन की जब समाप्ति होगी तो कंपनी ने अब सीधे राजस्व संग्रह अपने हाथ में ले लिया। अभी तक जो प्रशासन नवाब के हाथों में था वो नवाब के हाथों से लेकर के कंपनी के हाथों में आ गया। तो कंपनी ने प्रशासन भी सीधे तौर पे अपने हाथों में ले लिया। यहीं से ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन यानी कि डायरेक्ट रूल की नींव पड़ी। अब कंपनी का डायरेक्ट शासन, सीधा शासन किसके ऊपर हुआ, बंगाल के ऊपर हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो बंगाल में 1764 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक का है, जो बताता है कि किस प्रकार से बंगाल की सत्ता नवाब के हाथों से अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है और उस दौरान बंगाल में क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनके क्या क्या प्रभाव, क्या क्या परिणाम हुए, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो 1765-64 से लेकर के 1772 ईस्वी तक दो नवाब, 3 गवर्नर हुए हमारे। तो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में दूसरे व्यक्ति गवर्नर बन के आते हैं जॉन कर्टियर। और जॉन कर्टियर के बाद में तीसरे व्यक्ति गवर्नर बन के आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा घटनाक्रम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और किस तरीके की कहानी बंगाल में चली और अब भारत का पूरा प्रशासन उनके कंट्रोल में चला जाता है। अगली सीरीज में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यही छोटी छोटी सीरीज के माध्यम से पूरे इतिहास को क्रोनोलॉजी सीरीज के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा, सारी घटनाएं, उनके परिणाम और यहां से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं। यह सवाल है
कि जितनी घटनाएं अभी मैंने आपको बताई उनका एक सही कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, बक्सर का युद्ध, बंगाल का भीषण अकाल और इलाहाबाद की संधि। तो ये घटना 1765 में घटित होती है, ये घटना 1764 में घटित होती है, ये घटना 1770 में घटित होती है और ये घटना 1765 में। क्लियर? तो इन सबको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में सेट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट